हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है। जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम सीधे इसके संदर्भ की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक निर्णय दिया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका अगर यूज़ किया जा रहा है तो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब पहले हम देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके आधार क्या क्या हैं। देखो, जो सरकार है 4 बेसिस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्पोज़ कर सकती है किसी व्यक्ति पर। पहले क्या हो गया कि अगर वो व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए अगर खतरा है या फिर उस व्यक्ति की वजह से विदेश मामले हैं या भारत की जो सुरक्षा है उस पर कुछ व्यवधान पैदा हो रहा है कि हमारे मान लो किसी एक्स देश के साथ अगर किसी व्यक्ति की वजह से हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं तो उसके बेस पर भी उस व्यक्ति पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्पोज़ किया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन है वो है पब्लिक ऑर्डर की, और फोर्थ है आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामले। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन चारों में से किसी भी एक क्राइटेरिया पर व्यवधान पैदा कर रहा है और सरकार इंश्योर करती है कि हाँ इन 4 बेसिस पर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर सकता है जो कि आगे समस्याएं उत्पन्न करे, तो सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्पोज कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि राज्य को प्राप्त ये एक असाधारण शक्ति है। अब असाधारण शक्ति है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है ना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है और इसीलिए इसका जो उपयोग है, सरकार अगर इसका उपयोग कर रही है तो बहुत ही पेशेंस के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। और न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने यहाँ पर ये देखो, न्यायालय ने क्या किया, जो लोक व्यवस्था है ना उसके भंग होने के अंतर को क्या किया है, डिफाइन किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। कानून और व्यवस्था की परिस्थितियाँ और लोक व्यवस्था का भंग होना, उसके बीच डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, अभी हम इसमें जो हमें निर्णय दिया है वो किसी ना किसी पर बेस्ड ही होता है निर्णय। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कौन से केस का हवाला दिया है, वो है 1982 का अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली प्रशासन केस। अच्छा, जो इस मामले में क्या कहा गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसका जो प्रावधान है वो किसके लिए है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सरकार प्रिडिक्ट करती है, सरकार को लगता है कि अगर एक व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचा सकता है तब उस पर इम्पोज किया जाता है। तो एक हम नॉर्मल अप्रोच भी हम समझ सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसका प्रावधान क्या होगा, समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, इस कानून का जो उद्देश्य है ना, देखो ये जो कानून है ना ये अपने आप में एक नेगेटिव नेचर का है। मतलब नेगेटिव नेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब ये कानून क्या डिफाइन कर रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, उससे रोक रहा है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव प्रकृति का कानून हो गया। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कृत्य को करने से पहले निवारक हस्तक्षेप, मतलब सरकार बीच में आ गई ताकि वो चीज़ ना हो। ठीक है। अब थोड़ा पहले जान लो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को क्या किया, हिरासत में ले लिया, जो कानून और व्यवस्था के समक्ष क्या खतरा उत्पन्न कर सकता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। अच्छा, इसके तहत क्या हो रहा है, व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आगे, भारत में जो संविधान है ना हमारा, उसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2, इसके तहत क्या किया है, गिरफ्तारी और हिरासत
से सुरक्षा प्रदान करता है ये जो हमारा आर्टिकल है। इसी में क्या हो गया, ये सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या उसके तहत किसी को हिरासत में लिया है उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मतलब ये एक सरकार के हाथ में शक्ति भी हो गई है कि यार वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर किसी को भी अंदर कर सकता है ना, जेल के सलाखों के पीछे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसका आप साधारण परिस्थितियों में प्रयोग ना करो। जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, ये 22 क्लॉज 3 ये क्लॉज है ये रोकता है 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 को प्राप्त करने से जिस व्यक्ति के ऊपर क्या किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्पोज किया गया है। मतलब बेसिकली ये है कि वो उसको क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ कानून और देख लेते हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला क्या है, इंडियन पीनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता IPC। फिर कौन सा हमारा, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये 1985 का है। ठीक है, मतलब इनके तहत क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है इन कानूनों के जो प्रावधान हैं इनके तहत। अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, दैट इज़ UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। अब देखो NCRB जो है हमारे देश में वो रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम क्या है, भारत में अपराध रिपोर्ट। इसका 2021 का जो एडिशन है ना, उसके अनुसार क्या है, उसमें बोला गया है कि भारत में जो है ना 2021 में ही 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में रखा गया है। और ये जो संख्या है ना 2017 के बाद सबसे ज़्यादा है, मतलब 17 में इससे ज़्यादा रहा होगा और उसके बाद अब है उससे भी ज़्यादा हो चुकी है ये संख्या। तभी तो सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही है कि आप इसका भाई संयमित प्रयोग करो। अच्छा, जो हमारी CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता, एक्चुअली ये दंड प्रक्रिया संहिता जो थी वो CRPC था, मैंने शायद गलती से उसको IPC बोल दिया है। तो CRPC की जो धारा है ना हमारी 151, उसके तहत क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे कानून है ना, इनमें ही प्रावधान होगा, उसी प्रावधान को सरकार यूज़ करेगी और उसके बेस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को इम्पोज किया जाएगा। अब CRPC की जो धारा 151 है उसके तहत क्या है, अगर पुलिस को लग रहा है कि किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। अब संज्ञेय अपराध वो हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसमें पुलिस को जो है ना वारंट की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, मतलब एक होता है कि पुलिस को वारंट चाहिए, वो तभी आपको गिरफ्तार कर सकती है। बट कुछ एक कानून ऐसे होते हैं जो पुलिस को राइट देते हैं कि आपको जो है इसकी ज़रूरत है ही नहीं वारंट की, आप सीधा जाओ, आप व्यक्ति को सीधा हिरासत में ले लो। और व्यक्ति अगर उस पर वो इम्पोज़ किया गया है वो कानून, तो वो अदालत के सामने नहीं जा सकता, उसके पास जो अधिकार है सीमित हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके बारे में तो बात कर लिया, अब आप थोड़ा सा ना इसका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके खिलाफ जो संवैधानिक हमारे पास क्या बोलें रक्षोपाय, मतलब व्यक्ति सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है उससे रिलेटेड जो भी हैं उपाय वो हमारे पास यहाँ है। जैसे हमारा आर्टिकल 22 क्लॉज 1, इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ना, तो बताना पड़ेगा कि आपको किस बेस पर गिरफ्तार किया गया है, पुलिस को उसको बताना पड़ेगा। वैसे ही अनुच्छेद 22 क्लॉज 2, इसमें क्या है, इसी में कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर क्या हुआ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसमें छोटा सा तथ्य ये है प्री के लिए कि 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। कब? मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, मतलब मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे पास 22 क्लॉज 3 में क्या है कि जो मैं अभी बता रहा था आपको कि जो उपयुक्त दो खंड है ना, मतलब 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2, ये जो है उस व्यक्ति पे लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक है या किसी
या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया। अब शत्रु देश का नागरिक का मतलब बताऊँ क्या है? उसका मतलब है, मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, मान के चलो, ऐसा वैसा ना हो, बट मान लिया कि वॉर हो रहा है। अब मान लो कोई पाकिस्तानी पकड़ा गया, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, अब वो पकड़ा गया है ना, तो उसके लिए ये 22 क्लॉज 1 22 क्लॉज 2 वो नहीं प्राप्त कर सकता, उसको सरकार बड़ी आराम से डिटेन करके रख सकती है। और यहाँ पर दूसरा बोला क्या गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के तहत, जैसे आप याद करो कि जब 370 को हटाया गया तो जो वहाँ के सीएम थे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, वो सब जो फैमिली है, उनको क्या किया गया था, सबसे पहले उनको डिटेन किया गया था। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो कि उनको ये दोनों राइट थे ही नहीं, मतलब उनको जानकारी नहीं दी जा सकती, मतलब नहीं भी देंगे तो चलेगा, पुलिस नहीं देगी जानकारी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना भी किया जाए ना 24 घंटे के भीतर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है, उसके तहत उनको हिरासत में लिया गया है। उसको हम गिरफ्तारी नहीं बोलेंगे, उसको हम हिरासत बोलेंगे। अब 22 क्लॉज 4 क्या है कि अब इसमें एक कंडीशन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को ना आप 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं कर सकते, मतलब किसी व्यक्ति को। अब यदि 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन करना है तो होता क्या है कि एक कमेटी बनानी पड़ती है, एक आयोग बनाना पड़ता है, जिसमें सारे ना सुप्रीम कोर्ट के उनके ही सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स जजेस हैं उन सबको रखा जाता है, एक पैनल बनता है प्रॉपर। अच्छा, अनुच्छेद 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी, इसमें क्या बोला गया है कि 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था कि एक सलाहकार बोर्ड बनता है, वही आयोग मतलब सलाहकार बोर्ड है, एक ये बोर्ड बनता है, वो राय अगर देगा तो ही व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, ठीक है, और परिस्थितियाँ, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। ये क्या हो रहा है, संसद कानून द्वारा ये प्रावधान कर सकती है, ये दोनों प्रावधान, कि यार इस व्यक्ति को कब तक डिटेन करके रखें, या फिर ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है, मतलब संसद है वो डिसाइड करेगी कि भाई किस कानून में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को ला सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आगे चलते हैं, इससे जुड़े कुछ मुद्दे। अब देखो, अभी हमारा यहाँ पर क्या आ गया, मेंस के पर्सपेक्टिव से हमारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव टायरनी, मतलब कार्यकारी निरंकुशता। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता किसी व्यक्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके के लिए तंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग किया जा रहा हो, है ना। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हमारा दूसरा पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो तो हमारा जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसके तहत प्राप्त जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक उल्लंघन होता है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि आर्टिकल 14 क्या है, हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। 19 क्या है हमारा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 21 क्या है, राइट टू लाइफ, या फिर कहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अच्छा, इसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? बहुत आराम से दुरुपयोग हो सकता है इसका। कैसे? अभी मैंने आपको बोला ना कि 2017 में हुआ था कि 1,10,000 मामले तक आए थे, और इस बार ही क्या हुआ, 1,10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ज़रूर तो नहीं है ना कि 1,10,000 लोग खतरा हों, क्या पता कुछ छोटी बात रही हो, लेकिन क्या किया हो, उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून लगा दिया गया हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आपको, देखिए 2018 से 20 तक क्या किया है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत सभी डिटेंशन ऑर्डर्स में से, अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि 78.33% गलत पाए गए, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन तो किया, ठीक है, NSA के तहत सभी डिटेंशन ऑर्डर्स में से इतने गलत पाए गए, मतलब जो पुलिस ने बोला कि शायद ये ऐसा करेगा, मतलब 78 बार पुलिस की बातें गलत साबित हुई। आप ऐसे मानो कि 100 व्यक्तियों को डिटेन किया, 100 में से 78 व्यक्तियों के बारे में पुलिस ने जो बोला था ना कि ये ऐसा कर सकता है, वैसा कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ। कार्यभार, अच्छा, कार्यभार कैसे हो रहा है कि अदालतों के ऊपर कार्यभार बढ़ेगा। अब सीमित अदालतें हैं हमारे पास, आपको पता ही है कि करोड़ों केसेस पेंडिंग है। अब सलाहकार बोर्ड, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो सकता है
ऐसी समिति को निष्पक्ष या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं माना जा सकता। अब क्या पता गवर्नमेंट का प्रेशर हो उस पर, ऐसा भी हो सकता है। अब डिटेन किए गए व्यक्ति का उत्पीड़न, ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब थोड़ा सा आप और जान लीजिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करने वाले कानून, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला तो यही एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, ठीक है, 1950 का। वैसे ही एक मीसा एक्ट है 1971 का। अब यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, ये बस हमारे मेंस के लिए आप सिर्फ इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अब ये भी बात जान लीजिए कि जो मीसा की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। वैसे ही एक और एक्ट था कोफे पोसा 1974 का, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, विदेशी मुद्रा को बनाए रखने या उनमें वृद्धि करने और अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया था। वैसे ही एक हमारा कानून था टाडा, ठीक है, ये कब का था, 1985 का। अच्छा, अब वैसे एक और एक्ट था पोटा एक्ट, आतंकवादी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, ठीक है। अब इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, आप 2-3 चीज़ें भी ध्यान रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, हमें ओवरलोड नहीं करना चीज़ों को, हमें सिर्फ चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखना है, जो चीज़ें याद भी रहें देर तक। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ पर मैं सिर्फ बताऊँगा कि AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 का केस है, ठीक है। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या किया गया था, अधिनियम उसको स्वीकृति दे दी थी, मतलब कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 1950 का कानून है। हुआ क्या होगा, जैसे ही कानून आया होगा सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई होगी इसके खिलाफ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको लीगल कह दिया कि हाँ ठीक है भाई, ये कानून आप ठीक है यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ध्यान रख सकते हो कि शंभुनाथ शंकर वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्यवाद, इसमें भी क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो अवधारणा है ना, अपने आप में कठोर है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ, आपको मतलब एक अंदर से भी फील आ रहा होगा कि कितना कठोर कानून है। तो और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस बात में क्या बोला गया है कि कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम ज़रूरी होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक बंदा प्यार से मानेगा, कुछ एक के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। अब इसमें हम थोड़ा आगे की राह देख लेते हैं। अब इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डिटेन किया गया व्यक्ति है ना, उसको मामले के किसी भी स्तर पर अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि उसको ये अधिकार नहीं है, ये हम आगे की राह बता रहे हैं। वैसे सलाहकार बोर्ड के लिए क्या हो जाएगा कि यार उसकी जो है ना, उसकी सिफारिशें जल्दी हैं, त्वरित सुनवाई हो और निष्पक्ष, सबसे बड़ी बात निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए उनका, कोई भी उन पर राजनीतिक दबाव ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो उनके ऊपर। और समय सीमा, ऑब्वियस सी बात है, अगर सलाहकारी बोर्ड ने कुछ अपनी सलाह देनी है तो एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के भीतर वो अपनी सलाह दे दे, ठीक है। स्वतंत्र निकाय कैसे, ये पॉइंट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन और एवं प्राधिकार के दुरुपयोग के आरोपों आदि की जांच करने के लिए क्या आयोग का गठन किया जाना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि यार जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर चीज़ें हुई हैं ना, अगर उन चीज़ों को क्रॉस चेक करना है उसके लिए क्या करो, आप एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दो और वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष तरीके से कार्य करे। और फाइनल हमारा क्या होगा, संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जब हम उपयोग करते हैं उसमें अनुच्छेद जो 21 है ना हमारा और अनुच्छेद 22, उसके प्रावधानों के साथ साथ संबंधित जो कानून का भी पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इन सब पॉइंट्स में ना, आप इनमें अगर 4 पॉइंट भी याद रखते हो तो आपका ईज़िली आपकी चीज़ें हो जाएंगी। आप ये मत समझो कि आपको बहुत चीज़ों को याद रखना है, आप बस ये याद रखो कि आपको कॉमन सेंस अप्रोच को यूज़ करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए।